बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज से मौसम में एक तब्दीली आई है फिर से। ये 3-4 दिन बड़े अच्छे गुजरे थे, लेकिन आज से कराची का तो ख़ास तौर पे मौसम जो है वो ये है कि तूफ़ानी हवाएं शुरू होने का अंदेशा है और उसके बारे में कहा जा रहा है माहीगीरों को ख़ास तौर पे कहा गया है कि खुले समंदर में ना जाए। लाहौर में भी आज बादल सा है, धुंध सी छाई हुई है। हम कल परसों भी मौसम को डिस्कस कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि मौसम बदल गया है, धूप जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। उस टाइम पर भी हम ये बात कर रहे थे कि ये एक कम बैक ज़रूर होगा और वो अब हम कम बैक देख रहे हैं। कल किस कदर फॉग थी, अभी भी अब फॉग तो नहीं थी, बट अगर हम मोटरवे को देखें तो वहाँ पर कई मकामात पर हल्की फुल्की धुंध थी, जिसके बायस मोटरवे को कई मकामात से बंद भी किया गया। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो वहाँ के हवाले से महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन ये है कि वहाँ पर भी मौसम आज क्लाउडी रहेगा और कल बारिश सारा दिन जो है उसकी उम्मीद है कि पंजाब के अक्सर इलाकों में बारिश होने की तवक्को है। That is going to be the best part, क्योंकि वो कहते हैं ना जुमेरात दी चढ़ी, क्या कहते हैं जुमेरात दी चढ़ी, जुमेरात तो लेकिन अगली जुमेरात तक रहती है। अगली जुमेरात तक नहीं, उसको यही कहा जा रहा है कि ये एक ही दिन में चलेगी। अगले दिन में जाके फिर दोबारा धूपों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे मौसम में मतलब एक इस तरह की खुशगवारी आए कि वो जो मिट्टी है वो बैठ जाए। मिट्टी बहुत ज्यादा हवा में। बहरहाल हरमीत की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं हरमीत का शहर इक़्तिदार का रुख हमेशा तुम कहती होती हो। हरमीत तो कहेगा ऑसम। तो हरमीत ऑसम वेदर। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब। अगर हम देखें तो कल मौसम यकीनी था, लेकिन तेज़ हवाओं का सिलसिला जो था वो पूरा दिन चल रहा था इस्लामाबाद में। लेकिन आज अगर हम बात करें, बादल जो है बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि भैया बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, लग ऐसे रहा है। अब मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहा हूँ, महकमे मौसमियात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बादल छाए हुए हैं और मौसम में तब्दीली दोबारा आ गई और ठंड जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, बल्कि महसूस हो रहा है भाई ठंड हो गई है। अच्छा हरमीत, जरा चले थोड़ी सी वहाँ पे शहर इक़्तिदार में। आज तो कल भी सारा दिन यही रहा, आज भी मेरे ख्याल में सूरत हाल इसी तरह की रहेगी। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट इस हवाले से जो बहस चली हुई है, मुअम्मा बन चुकी है। वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब लंदन में है, रिपोर्ट जिसने बनाई वो अमेरिका का डॉक्टर है और जो उसने बीमारियों की तशखीस की है वो ऑपरेशन ने मजाक में कहा कि वो तमाम बीमारियां में जो औरतों को हुआ करती हैं। तो मतलब इस हवाले से अगर आपकी कोई मुलाकात बहुत ज्यादा, हाँ मैं मुलाकात तो खैर नहीं हुई, लेकिन जो चीज़ें हमने हमारे सामने आई और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं बड़े मज़े के हैं, जो खासकर हुकूमती अरकान हैं तो उनकी जानब से जिस तरह बयानात दागे जा रहे हैं और जिस तरह इसका एक मजाक उड़ाया जा रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब या उनका जो ग्रुप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने पहले से जिस तरह एक शोशा छोड़ा था तो वो शोशा आखिरकार वो फ्लॉप होता चला जा रहा है और जो नए हीले बहाने वो अब नई नई चीज़ें सामने आ रही है। ये देखें ना, ये बड़ी मजाक खेज सी रिपोर्ट आई है कि डॉक्टर वहाँ पे बैठा है, यहाँ से रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में जो चीज़ें लिखी हैं वो भी सोशल मीडिया में तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो है लोगों ने मीम्स वगैरह बनाए हुए हैं बड़े मजे के। फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो सियासी बयानबाजी, उनकी तरफ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बड़ी मज़ाक़ा खेज हैं, यानी कि लिटरली पढ़कर हंसी आ रही थी। एक तो आपने बात बता दी कि ख़वातीन वाली बीमारियां, फिर जो एक बात की जी डायरेक्टली इनकी शादी कराने की भी सिफारिश की जा रही है। कैसी बातें ये किसने कर दी है? ये भी बातें हो रही है ना सोशल मीडिया पर और इस तरह फेडरल मिनिस्टर का शिकार है, तन्हाई का शिकार और इस तरह। खैर तन्हाई का शिकार होने का अब उनकी उम्र माशाल्लाह 70 बरस की हो गई है, बीमारियां भी उनको काफ़ी सारा लाक हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है शुगर के वो पेशेंट हैं जिसकी वजह से किडनीज के ऊपर उनके थोड़ा सा बोझ पड़ा हुआ है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है दिल का उनको आर्जा है, एंजियोग्राफी उनकी अभी तक नहीं हुई। सिर्फ यही है, ज़रा थोड़ा सा शक जब आता है वो ये होता है कि 2 साल हो गए और अभी तक एंजियोग्राफी नहीं हुई। एंजियोग्राफी मामूली सा टेस्ट है, कोई इतना बड़ा टेस्ट नहीं है। और जो फिर ऑपोजिशन ये कह रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है, सॉरी ऑपोजिशन ये कह रही है, नहीं गवर्नमेंट ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब को कोई अंग्रेज़ डॉक्टर नहीं मिला था जो उनकी रिपोर्ट बनाता। तो हम बहरहाल ज़्यादा तबसरा नहीं करते, उसकी वजह यह है कि हो सकता है बाकी उनको कुछ बीमारियां लाक हों जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी तबीयत ख़राब हो। बिल्कुल टेंशन के बारे में भी उनका कहा जा रहा है। तो ये रिपोर्ट जो है चूँकि बुनियादी तौर पर ये हाई कोर्ट में देने के लिए है, हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। अब हाई कोर्ट उसके बारे में क्या
अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, क्या उसके ऊपर तबसरा करता है, क्या करता है, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल उस ठीक वक्त हो गया। अच्छा, ये तो हमने स्टोरी डिस्कस कर ली बिकॉज ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मुअम्मा बनी हुई हैं और उस पर जिस तरह से हरमीत ने भी कहा बहुत सी मीम्स भी चल रही हैं, लोग एक दूसरे से भी लाइक हम कहें कि कमेंट्स अगर हम देख लें तो इस वक्त ये चीज़ें जो हैं वो ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। बट एनीवेज इससे आगे अब हम बढ़ेंगे और आज की एक और अहम स्टोरी ये है जनाब के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इस वक्त तकरीब हल्फ बर्दारी भी हो रही है और हमारे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो हल्फ ले चुके हैं इससे। सो ये तकरीब अभी भी जारी है, हल्फ उठा चुके हैं और इसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सीनियर तरीन जज जो हैं वो बन चुके हैं। उमर अता बंदियाल साहब जो अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, उन्होंने हल्फ ले लिया हुआ है। उन्होंने आते ही कहा कि जजों को बदनाम करने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी, जजों को बदनाम न करें, आप फैसलों के ऊपर तनकीद ज़रूर करें। लेकिन फ़ैसलों के तनकीद का मतलब ये नहीं है कि आप जजों को भी तनकीद का निशाना बनाएं। ये बड़ी मानी खेज सी बात है, इसके दूरस्ताज मतलब इस सेंस में निकलने के है कि एक रिवायत सी हमारी चल पड़ी हुई है कि अब हम निकल के वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे काजी ईसा के हवाले से इसका रेफरेंस बनता है बिल्कुल कि जजों के ऊपर जो एक तनकीद क्या उससे ज़रा मुकदमात की मतलब सूरत हाल बनी हुई है, तो उसको उन्होंने कंडेम किया है। उसको उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम अपना वक्त बचाते हैं। बिल्कुल ठीक और हो गया। ये दो अहम स्टोरीज थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज हम शो में कौन कौन सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके साथ टॉप स्टोरीज। सो टॉप स्टोरीज में जनाब विल स्टार्ट फ्रॉम डेली डोज, जिसके बाद हम बात करेंगे बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की रोशन मिसाल। पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है तमाम अक़लियतों को और इसी हवाले से ये हफ्ता भी मनाया जा रहा है मज़हब को लेकर। बिकॉज हम देख रहे हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हमने इसके हवाले से कैनेडियन वज़ीर आज़म की भी एक स्टेटमेंट का जिक्र किया था कुछ रोज़ पहले जब उन्होंने बिल्कुल हमने ये बात कही थी और उनका के बारे में बात की खास तौर पे बड़े दबंग अंदाज में। उससे पहले प्यूटन ये बात कर चुके हुए हैं कि इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा, प्यूटन ने खास तौर पे कहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है जिसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। तो इसके ऊपर बड़ी अप्रिसिएशन यहाँ पे आई थी। अब जस्टिन ट्रूडो ने भी ये बयान दिया और उसने भी ये कहा कि इस्लामोफोबिया है, एग्जिस्ट करता है। उसमें कनाडा के रेफरेंस भी मौजूद थे जिसको कंडेम उसने किया हुआ है और उसने कहा है कि हम एक वजारत बाकायदा कायम करेंगे, जो वजारत जो है वो काम करेगी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल ठीक। सो पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी हासिल है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ माइंड रीडिंग क्या है। बहुत से लोग बहुत सी आपकी चीज़ों को एनालाइज करके उसके बाद अपना एक कंक्लूजन देते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, पामिस्ट्री होती है और बहुत सी चीज़ें। बट कुछ लोग आपके चेहरे को लाइक फेस रीडिंग करते हैं और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइंड रीडिंग करते हैं और कुछ ना कुछ अपना एनालिसिस देते हैं। बिल्कुल। सो ये की कैसे जाती है, इसके लिए माइंड टूल्स क्या क्या होते हैं और फिर इससे किया क्या क्या जा सकता है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। माइंड रीडर हमें शो में ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ 20 ईयर्स से ज़ायद ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली मुसव्विरा है जो आज गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमारी मेहमान बनेंगी। फ़ख्रे पाकिस्तान भी हैं और बहुत सा काम कर रही हैं और इंटरनेशनली बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं, कर चुकी भी हैं। इसके साथ साथ PSL के हाई वोल्टेज मुकाबले जारी हैं। मुल्तान सुल्तान अभी तक दी बेस्ट, उनकी परफॉर्मेंस 4 मैच 4 जीते, बड़ी कमाल है। और तीसरा मैच तो खासतौर पर उनका बहुत कमाल किया है पाजी मुल्तान सुल्तान। हाँ, मुल्तान सुल्तान ने। और ख़ास तौर पे एक चीज़ उन्होंने साबित की और वो ये है कि अगर मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट भी हो जाए तब भी उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि वो उसको मैच की फतह की तरफ जा सकते हैं। कल रिली रोसो ने जो इनिंग खेली है और टिम डेविड ने जो इनिंग खेली है वो बहुत ही कमाल थी। बिल्कुल ठीक हो गया, इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। सो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। हम अब डेली डोज से आगाज़ करेंगे। डेली डोज की सबसे पहले स्टोरी आज ये है, ये पाकिस्तान की इंतहाई टैलेंटेड काबिल स्टूडेंट, इसके अलावा IT एक्सपर्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट अरफा करीम का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। आज उनकी बर्थडे है और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बट बहुत कम उम्री में उनका इंतकाल हो गया और बहुत कम उम्री की में देखें तो उनको कम उम्री में उनको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड
प्रोफेशनल का टाइटल दिया गया और 2004 में दिया गया, जिसके बाद 2008 तक ये टाइटल उनके पास रहा। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया और बहुत कम उम्र, लाइक 10 साल की उम्र में बिल गेट्स ने इनको दौरा भी करवाया था, अगर वो उनका जो वहाँ हाउस है उसका, माइक्रोसॉफ्ट का वहाँ का। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अगर देखें तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको दिया गया, बट बहुत कम उम्र में इनका इंतकाल हो गया। बट कुछ लोग हरमीत ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, बट उनके टैलेंट को, उनकी मेमोरीज, उनकी जो एक्सेप्शनल स्किल्स होती हैं वो हमेशा लोगों को याद रहती हैं। सो आज भी लोग उनको इनकी एक्सेप्शनल स्किल्स की वजह से याद कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि अरफा करीम जो है वो जब बीमार थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि उसके लिए दुआएं की जा रही थी। और ख़ासकर वो दिन मुझे आज भी याद है कि टेलीविज़न पे बारहा जो है बिल गेट्स की परेशानी की जो वीडियोज़ है वो बार बार डॉक्टरों के साथ भी कांटेक्ट में थे और पाकिस्तानी हुकाम के साथ भी थे। और हमने देखा कि पहली बार इतना ज़्यादा परेशान हमने उसको देखा कि वो अरफा करीम के लिए इतने परेशान नजर आए। और आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ लोग जो हैं बहुत जल्दी ज़िंदगी उनका साथ छोड़ देती है, लेकिन वो कुछ ऐसे कारनामे सरंजाम देते थे कि दुनिया भर में उनका नाम जो है वो जिंदा रहता है और पूरी दुनिया उनको याद करती रहती है। और आज भी हम उनको इसी वजह से याद करते कि छोटी सी उम्र में वो हमें छोड़कर तो चली गई, लेकिन उनके कारनामे आज भी, उनका जो कारनामा था पूरा पाकिस्तान, अब हमें फ़ख्र है, बल्कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं हर वक्त, हर लम्हा, हर पल। सिर्फ देखो 8 बरस की थी जिस वक्त उसने वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल किया, और 16 बरस की उम्र सिर्फ थी, कोई उम्र नहीं है। हाँ। और 10 साल में आप देखें कि बिल गेट्स ने खुद उनको कहा कि माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा करें, और वो दौरा करवाया, और जो बहुत ज्यादा मीडिया पे भी उसको हाईलाइट किया गया। हाँ, तो मतलब ये कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा उन्होंने कुछ अचीव कर लिया था। हम सिर्फ उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होती तो जितनी वो काबिल और टैलेंटेड थी, अभी कोई पता नहीं कि कहीं बहुत बड़ा काम वो कर रही होती, को बहुत बड़ा नाम सर अंजाम उनका नाम उनका बन चुका होता। तो बहरहाल उनकी मग़फ़िरत अल्लाह ताला फरमाए। और अगली हमारी स्टोरी क्या है जी? अगली स्टोरी हमारे पास सऊदी अरब से है। यहाँ पर अजीबो गरीब किस्म की हरमीत चट्टानें मौजूद हैं और ये 3000 साल पुरानी हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है, लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये अपनी शक्ल अजीब अंदाज में बदल रही हैं। लाइक ये कभी आपको जानवरों की तरह लगेगी, कभी कुछ बर्ड्स की तरह लगेंगी, और कभी कभी ये आपको ऐसे लगता है किसी इंसान के साथ रिजेंबल कर रही हैं। और आजकल ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। बहुत से सयाह दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं, पिक्चर्स भी उतारते हैं, इनको एंजॉय भी करते हैं। और जनाब ये जो हैं, इस वक्त हम पिक्चर्स में भी दिखा रहे हैं, जो चट्टानें हैं वो इस वक्त अच्छी खासी वायरल भी हुई हैं सोशल मीडिया पर। और 3000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी, बहुत ही मुख्तलिफ है। हाँ। अभी ये जो हमने पिक्चर दिखाई है बिल्कुल ऐसे लग रहा था कैमल। यस, मैं भी यही कह रही हूं। ये देखो वेल मछली लग रही है बिल्कुल वो। हाँ, ये कोई लाइन टाइप कोई चीज लग रही है। लुक हरमीत, कितनी अमेजिंग और एस्टोनिशिंग लग रही हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल कोई, ये अब इंसान की तरह परेशान भी बनता हूँ। अगर हम देखें तो बड़े खूबसूरत तरीके से ये जो है जानवरों का के रूप बदलती जा रही है। और ऐसे में एक जंगल का अगर जिक्र हम करते जाएं तो जो कनाडा में, रऊ साहब आपने सुना भी होगा उसके बारे में, बल्कि मैंने वीडियोस भी देखी है, जो रंग बदलता है हर दिन, जो है उसके कलर्स जो है वो जंगल के बदलते रहते हैं। तो ये भी कुदरत की तरफ से इंसानों के लिए हमें थोड़ा सा शौक हो जाता है इंसान कि भाई कमाल है, कुदरत का एक कमाल है, जो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो ये भी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर हैं जो रोमा आपने शेयर की। तो भारत सऊदी अरब जो लोग जाते हैं उनके लिए देखने की एक और चीज़ है, जहाँ पे वो ज़ियारतें करते हैं, उम्रे करते हैं। सऊदी अरब में अभी के अट्रैक्शन भी है, अगर वो देख के उसकी सारी साइट्स देखना चाहें सऊदी अरब की और क्या कुछ है, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त साइट है जहाँ पे इस तरह की चट्टानें मौजूद हैं। ये दोबारा हम दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल ये वेल मछली की शक्ल मुझे तो लग रही है, मतलब वो। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी जो शक्लें हैं ये बदलती रहती हैं, ये चट्टानें। सो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, और अमेजिंग के साथ साथ एस्टोनिशिंग भी है, लाइक हैरान कन चीज़ है। इसी के साथ अब हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास ये है जनाब हरमीत। ये तो हम अक्सर जिक्र भी करते हैं सर कि टेक्नोलॉजी की जिक्र करते हैं, बहुत जिद्दत आ रही है, मेडिकल में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है, साइंस में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है, जिद्दतों का हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। और अभी जो मैं स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा आपको हैरान कर देगी कि भाई चाइना, लाइक बीजिंग से आप न्यूयॉर्क का सफ़र सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हैं, जो 18 घंटे का सफ़र है, 18 घंटे का सफर है जो सिर्फ आप 1 घंटे में कर पाएंगे। लेकिन कैसे कर पाएंगे? अच्छा, इसके लिए हाँ रॉकेट तैयार किया गया है, जो कि रॉकेट के साथ साथ एक
पैसेंजर प्लेन भी है, लाइक इसमें आप ट्रेवल करके बीजिंग से न्यूयॉर्क जा सकते हैं। सो ये बड़ी मज़ेदार किस्म की मतलब इन्वेंशन कह लें, ये भी एक टेक्नोलॉजी का कारनामा ही कह लें, बड़ा जिद्दत रिस्की है। से सफर होगा वैसे अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल हरमीत, रिस्की तो होगा, रास्ते में कहीं लम्हा ब लम्हा आप इस खौफ में होंगे कि पता नहीं कुछ भी हो सकता है। हाँ नहीं और अब लेकिन हरमीत उसमें यह है कि जिस वक्त हम इस वक्त आम जहाज़ में सफ़र करते हुए जाते हैं तो आप ये देखो कि कानों का बुरा हाल हुआ होता है। आप जब स्पीड के ऊपर जहाज़ जाता है और ख़ास तौर पर नीचे उतरता है बड़ी स्पीड से, तो उस वक्त आपके कानों का बुरा हाल हो जाता है। तो इस रॉकेट में बैठ के पता नहीं किस तरीके से वो होगा। ये मेरे ख्याल में एक एडवांसमेंट जो है ये इस तरफ को है कि कल को जहाज़ों की स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है। कराची वाले कहते हैं ना सर कि दिमाग का दही बन जाएगा, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि ऐसे जहाज में जाके बड़ा बुरा हाल होता है, तो इसमें बैठ के क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ना कि फिर अपना फिर भी टेक्नोलॉजी है, तेजी आ रही है, जिद्दत आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक एक बात है। घंटा मतलब कमाल है। देखिए 18 घंटे से 1 घंटा। अच्छा हरमीत ने जिस तरह से बात की ना कि फिर इंसान डरेगा भी, सो मेरे ख्याल में ये तो चले हम स्टोरी शेयर करें, बट आपका ट्रैवलिंग का मींस एंड सोर्स कोई भी हो, वो चाहे आप बाय रोड हो, सी के ज़रिए कर रहे हों या आप प्लेन के ज़रिए कहीं जा रहे हों, उस पर आप बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते इस तरह के जो इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। सो ये भी एक चीज़ है, बट आप क्या कह सकते हैं, वो तो आपकी ज़िंदगी जहाँ पर लिखी है वो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने आपको दे देनी है। बट जिस तरह से हम जिद्दत की बात करें, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की बात है कि 18 घंटे का सफ़र जनाब आप 1 घंटे में कर लेंगे। एक हरमीत खबर लोगों ने बड़े थोड़ी सी पढ़ी होगी सुकून के अंदाज में कि शायद बचत हो जाए, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान करना था पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का, जिसके बारे में हमने परसों बात भी की थी और ये कहा था कि 10 से 15 रुपए तवक्को है कि शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं अभी नहीं। हाँ, उन्होंने समरी को मुस्तरद कर दिया, बट अभी समरी मुस्तरद हो गई है, देखते हैं 10 अभी लोग बहुत घबरा गए, बहुत घबरा गए। लेकिन आज ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें पेट्रोल की कीमत कुछ थोड़ी सी गिरी है, तो अगर वो और गिर जाए थोड़ी सी तो शायद फिर बढ़ाने की जरूरत ना पेश आए। लेकिन ये है कि डर यही लगा हुआ है कि 10 रुपए या 15 रुपए अगर इजाफा हुआ। सर अक्सर यही होता है कि सरप्राइज हमें आधी रात को ही मिलता है, और मुझे भी यही खौफ है कि ऐसा ना हो कि अब तो नहीं लेकिन ऐसा हो कि रात को आधी रात जी हाँ करा देते हैं। अच्छा, खौफ है लोगों वैसे भी है कि वो मौखर की है, उन्होंने जो खबर है ना वो ये है कि उसमें कुछ अर्से बाद ऐलान किया जाएगा। तो मैं तो डरा बैठा हूँ और वो ये कह रहा हूँ कि इस खौफ में कि पता नहीं अगर वो होगा तो क्या कीमतों का हाल होगा। पहले ही खुर्दनी तेल जो है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 21% के करीब कह रहे हैं महंगाई में इजाफा हुआ है, और 21% से वो बढ़ के कहाँ पे कहाँ जाएगी कोई हल नज़र नहीं आ रहा। और इसी बुनियाद के ऊपर मैं तो जितने भी वो कल देखता रहा टेलीविज़न के प्रोग्राम में मुज़ाकरे वगैरह मुबाहिसे वगैरह, उसमें यही था कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाली है। वो कह रहे हैं रिपोर्ट को छोड़ दें, आप महंगाई की तरफ आएँ, ज़रा इस तरफ की बात करें कि महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, इससे बचने के लिए। अपने ऊपर तो कोई बात नहीं करना चाह रहा, हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं बात करना चाह रही, ऑपोजिशन के अपने टैक्टिक्स हैं, तो वही बात कि एक दूसरे पर ही हम इल्ज़ाम तराशी देखते हैं, और पिस्ता कौन है, वो आम आदमी, अवाम पिस रहे हैं। पहले भी पिसते हैं, अभी भी पिस रहे हैं। अल्लाह खैर करे। जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट है वो तो उसके बारे में तो हमने जैसे पहले कहा कि वो हाई कोर्ट ही बताएगा वो कितनी सही है कितनी गलत है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है नहीं किया जाता, उनको वापसी का कहा जाता है या नहीं कहा जाता। लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। आम आदमी बहुत पिस गया। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करें, बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, दांतों की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो इसके लिए कोलगेट स्पार्कल को हम डिस्कस कर लें जनाब। ये जो है एक दी बेस्ट टूथपेस्ट है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनमें शामिल है लौंग, इसमें शामिल है पर्ल पाउडर एंड फ्लोराइड। अच्छा, ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और इनके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है। इन वे अगर हम देखें तो फ्लोराइड जो है वो आपके दांतों को बहुत ज़्यादा मजबूती फराहम करता है, आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगने देता। और ऑब्वियसली जब आपके दांत महफूज रहेंगे, मजबूत रहेंगे और उनमें कीड़ा नहीं लगेगा, सो ऑब्वियसली कैविटीज़ भी नहीं बनेंगी। जब कैविटीज़ नहीं बनेंगी सो आप दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों से नेचुरली
नेचुरली बहुत ज़्यादा महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम पर्ल पाउडर देखें तो बहुत से लोग जब चाय, कॉफ़ी या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा अगर करते हैं तो उनके दांत जो हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। अच्छा, ये तो कोई चीज़ अगर आप इस्तेमाल करें उसके रिजल्ट से कुछ लोगों के नेचुरली भी दांत बहुत ज़्यादा डल होते हैं। सो इसमें जो शामिल है पर्ल पाउडर, वो आपके दांतों को बहुत ज़्यादा सफ़ेदी फराहम करता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम लौंग देखें तो लौंग जो है वो आपके दांतों की मुख्तलिफ तकालीफ जो हैं उनको ख़त्म करता है। अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है सो उससे आपको महफूज रखेगा, और भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं, और आपके सांस जो है उसको महकता रखेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत बिल्कुल ज़्यादा बीमारियों से महफूज रहें और उनकी सेहत जो है वो इंटैक्ट रहे, सो इसके लिए करना क्या है कि आपने दिन में 2 मरतबा अच्छी क्वालिटी के टूथ ब्रश के साथ कोलगेट स्पार्कल को इस्तेमाल करना है जी। और एक चीज़ और वो ये कि रात को सोने से पहले हर सूरत में कोलगेट स्पार्कल से अपने दांतों को साफ करें, और इसी तरह से सुबह नाश्ते के बाद कोलगेट स्पार्कल से अपने दांतों को साफ करें। रोमा ने जैसे बताया कि इसमें पर्ल पाउडर है जो दांतों को चमकदार बनाता है, लौंग है जो आपकी मुख्तलिफ तकालीफ से आपको निजात दिलाता है, और फ्लोराइड है जो आपके दांतों को कैविटीज लगने से और मजबूत भी बहुत बनाता है। तो ये 2 काम आपने करने हैं, एक तो रात सोने से पहले हर सूरत में अपने अपने दांतों को साफ करना है, और दूसरी बात यह है कि सुबह नाश्ते के बाद आपने अपने दांतों को साफ करना है। एक और चीज़ वो ये है कि दिन में कई बार ऐसा होता है कि आप मीठा खाते हैं, मीठा आपके दांतों को लग के कीड़ा लगने की जो है तकलीफ उसमें मुब्तला कर सकता है। तो कोशिश ये करें कि जिस वक्त रात को दिन में किसी भी वक्त मीठा खाएं तो फिर एक बार फिर से ब्रश कर लें अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से। ये आपको बहुत सी तकलीफ से बचा के रखेगा। बच्चे छोटे होते हैं ना, वो खासतौर पे बच्चे ही होते हैं कि वो मीठा बार बार खाते हैं और मीठा खा के फिर वो उसी तरह से छोड़ देते हैं, वो दांतों को चिपका होता है, वो कीड़ा लग जाता है दांतों को। तो रात को अमूमन ये होता है कि आपने कोई चीज़ मज़े की खाई है, हर मीट हमेशा ये कहता होता है कि जब आप मज़े की खाते हैं आप कहते हैं यार स्वाद बहुत ज़्यादा आ गया है। हाँ, अब हम ब्रश करेंगे तो वो स्वाद जो है वो निकल जाएगा। बट आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना, स्वाद आपने ले लिया, मज़ा आपने ले लिया खाने का, अब आपने दांतों की हिफाजत भी करनी है। सो उसके लिए आपने अच्छी क्वालिटी के टूथ ब्रश के साथ कोलगेट स्पार्कल को इस्तेमाल करना है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कोलगेट स्पार्कल आप सबके लिए ला रहा है कीमती इनामात जीतने का मौका। इसके लिए बड़ा आसान सा काम है, आपने करना क्या है कि कोलगेट स्पार्कल के साथ हमें अपनी पिक्चर व्हाट्सएप करनी है, और नंबर इस वक्त आप पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख लेंगे, मैं भी आपके साथ नंबर शेयर कर देती हूँ 0306931949 0306931949। इस पर आपने हमें अपनी पिक्चर व्हाट्सएप करनी है विद दिस कोलगेट स्पार्कल। हम आपकी जो पिक्चर है वो अपने मॉर्निंग शो में भी दिखाएंगे, और इसके साथ साथ आप लकी ड्रॉ में शामिल भी हो जाएंगे और कीमती इनामात आपके मुंतजर हैं। अच्छा, अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे। बहुत अहम मौजू पर बात, दुनिया भर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हफ्ता ये मनाया जा रहा है, और बेसिकली इसको मनाने का मकसद ये है कि मजहब से बालातर होकर, अबव होकर तमाम इंसानियों में हम आहंगी को प्रमोट किया जाए। मेरे ख्याल में रऊफ साहब, इसको प्रमोट करने की आजकल के इस फ्रस्ट्रेटेड दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मगरिब में देख लें इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई जो सिचुएशन, और हम आए दिन कोई ना कोई वहाँ से वाक़यात जो हैं वो सुनते रहते हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, इसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सट्रीमिज्म जो है, शिद्दत पसंदी के रुझानात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और सिर्फ रुझानात की बात तक की बात महदूद नहीं रहती। लोग जो हैं, जो मुख्तलिफ कौमें जो हैं, वो अपने नज़रियात, अपनी ओपिनियंस दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करती हैं, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में अच्छी कौमों की निशानी यही होती है कि वहाँ पर जितनी भी बसने वाली अक़लियतें हैं वो अपने मजहब के मुताबिक उनको मुकम्मल मजहबी हुकूक हासिल हों, अपने अंदाज में ज़िंदगी गुजारें। और अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर भी देखें तो हम किसी को ये स्पेस दें कि उसके जो भी नज़रियात हैं, उसका जो भी मजहब है, जो भी अकीदा है, वो उसको फॉलो करें। पिछले दिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 वाक़यात ऐसे हो गए जिसमें अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। पेशावर में एक पादरी जो हैं उनको हिट किया गया और वो इंतकाल कर गए। तो ये हमारे यहाँ भी अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो इसको हमें रोकना है हर सूरत में। बहरहाल हम अभी चलते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिट्टी का इलाका है जहाँ पे 80% हिंदुओं की आबादी है, और वो बड़े पुरअमन अंदाज में, बड़े पुरसकून अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खुश व खुर्रम रहते हैं। मिट्टी सिंध में थरपारकर के करीब का एक इलाका है। वहाँ पे हमने जैसे पहले कहा कि तकरीबन 80% आबादी हिंदुओं की है। तो चलते एक रिपोर्ट देखते हैं मिट्टी के बारे में, और फिर हमारे साथ मेहमान हमारी होंगी शरीला रुत, बिल्कुल वो हमारे साथ मौजूद होंगी।
बहुत खूबसूरत, और मिट्टी के लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी है वो कितना खूबसूरत है, कितना पीसफुल सा एनवायरनमेंट लग रहा है। और जिस तरह से हमारी रिपोर्ट में भी ये बात कही गई कि यहाँ पर जराइम की जो शरह है वो 2% से भी कम है। मतलब मैं तो खुद तो गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत से रोजगारी सलाउद्दीन हमारे साथी हैं, वो कई बार गए हैं, और वाकई जैसे तुमने कहा कि इतना पुरसकून सा माहौल है जिसकी कोई हद नहीं। और सबसे बढ़ के कि हम आंगी जिस तरीके पे है, आपस में मोहब्बत से भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़ी पुरसकून सी दुनिया है उनकी। छोटी सी झोंपड़ी, उसके आगे जैसे 2-4 बकरियां, ऊँट इन्होंने बताया। तो और ये देखें, इसके साथ साथ ये कितनी खूबसूरत बात है, कितना खूबसूरत जेस्चर है कि अगर मुसलमानों का कोई भी त्यौहार है, इवेंट है, हिंदू उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मुहर्रम की जिस तरह से बात की, रमज़ान, और फिर जब उनकी दिवाली आती है या हिंदुओं की कोई इवेंट्स है तो मुसलमान उनके साथ मिलकर उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। एनजीओ ने भी काफ़ी काम किया, क्योंकि एक खबर जो हम पढ़ते रहते हैं अक्सर हमें मिलती है, और वो ये है कि मिट्टी के इलाके में छोटे बच्चों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, कम खुराक मिलती है बच्चों को, जिसकी बुनियाद के पर जो माओं को मिल रही होती है। तो इनका सारा दारो मदार असल में बरसात की बारिशों के ऊपर है, क्योंकि अदरवाइज पानी बहुत कम है, और पानी लाने के लिए कई कई मील पे चल के लोगों को जाना पड़ता है। कई एनजीओ ऐसी हैं जिन्होंने कुएं उनके इलाकों में बनवाए हैं इसी बुनियाद के ऊपर कि पानी उनको बेहतर तरीके पे मिले और काश्तकारी भी वगैरह हो सके। तो हम चलते हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी और गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी उमूर शनीला रुत साहिबा। जी शनीला, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? जी खुदावंद का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी में थोड़ा सा आवाज का इशू है। शनीला साहिबा, मैं रिपोर्ट आपने देखी, बहुत मजे की थी, बड़ा मजा भी आया देख के भी। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर ये सिस्टम मुतारिफ किया जाए, बल्कि ये सिस्टम इतनी अमांगी हो जाए, तो कैसे देखती हैं? एक लेवल, एक वक्त था कि बहुत सारी दूरियां थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब अगर हम देखें बहुत सारे अलग टेलीविजन, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आई हैं। आपकी नज़र से क्या चीज़ ऐसी गुजरी है जो सबसे मुनफरिद हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, उसने आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो? और ये जो मजहबी अमंगी हम देख रहे हैं, उसमें अब देखें तो वो जो चीज़ें दूरियाँ थी वो बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज इस मॉर्निंग शो में मदऊ किया। इंटरफेथ हार्मनी वीक जो हम मनाने जा रहे हैं इस 1 से 7 तारीख तक, उसके लिए मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन बात है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हम आहंगी और इंटरफेथ हार्मनी को बहुत तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान में एक ज़माना ऐसा था जब हम बढ़ रहे थे, हम छोटे थे, तो इन चीज़ों का हमने कभी सोचा ही नहीं था, और इतनी हमारे में हम आहंगी थी, हम एक दूसरे के त्योहारों में बगैर किसी ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम के अलावा हमारा एक रुझान था ऐसा। हम लोगों के घरों में जाते थे, ईदें इकट्ठी मनाते थे, मंदिरों में जाते थे, चर्चेज में जाते थे, और एक बहुत ही खूबसूरत और पुरफ़िज़ा माहौल था। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही ख्वाब था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर तमाम मजहबी जो इकाइयाँ हैं वो मिलकर एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है वो बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे में कुछ मामलात जो थे वो बिगड़ गए। लेकिन आज फिर मैं सोचती हूँ पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तरजीह दे रही है कि हमें इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारी जो मिनिस्ट्री है इंटरफेथ हार्मनी की और रिलीजियस अफेयर्स की, पीर नूरुल हक कादरी साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, और अभी हमारी जो है इंटरफेथ पॉलिसी वो हमने बनाई है, और हम ये समझते हैं कि हमें पूरे मुल्क में ऐसी तंजीमें बनाने की ज़रूरत है, पीस कमेटीज़ बनाने की ज़रूरत है, पीस बिल्डिंग की, ताकि एक मुल्क में जो ये कुछ अरसा पहले जो अफरा तफरी थी वो अब हम देख रहे हैं कि सेटल होती हुई नज़र आ रही है। और अभी हमने मिट्टी का जो मनाजर देखे वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर इस किस्म का हम पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के मनाजर हो जाएं तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत और खुशियों का गहवारा होगा, और ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे हम तमाम लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें
देखिए हुकूमत की तरफ से, अदारों की तरफ से ऐसे इश्यूज नहीं है, ये हमें माइंड सेट है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि हमारी तमाम सिविल सोसाइटी, हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे जो है अपना हम चर्चिज़ के जो हमारे पादरी साहबान और बिशप साहबान हैं, या हमारे मौलाना साहबान हैं, इसी तरह से पंडित हैं, और ये सब लोग मिल के अगर ये पैगाम अपने लोगों को दें तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, ऊपर की बात आपने की, गवर्नमेंट लेवल तक अगर हम देखें तो कमाल का काम किया जाता है, जो जिसका मैं भी गवाह हूँ। करतारपुर साहब का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। निचले सतह पर अगर हम देखें, आज जो बड़े ऊपर लेवल पे तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन निचले सतह पर अनफॉर्चुनेटली कल एक हिंदू को कत्ल किया गया, परसों पादरी जो है उनको भी इसी तरह चर्च में शहीद किया गया। मैं समझता हूँ कि इस तरह ये नीचे जो लेवल है, इसको ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैंने अपने इंट्रो में ही कह दिया था कि हमें जो है ना एक माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। हमें लोगों को के बीच में जो आम कॉमन इंसान है, ये जो वाकयात आप देख रहे हैं, इस पेशावर में जो एक पादरी साहबान का वालिहाना कत्ल हुआ, टारगेट किलिंग थी, और फिर एक पादरी साहब उसमें जख्मी भी हुए। मैं समझती हूँ ये एक जो दुश्मन है उसने ये एक ऐसी कोशिश की है जो कि बिल्कुल ही नाकाम कोशिश है। और मैं ये आपके चैनल के तवस्सुत से ये बता देना चाहती हूँ दुश्मनों को कि हम इस किस्म की वारदातों से घबराने वाले नहीं हैं, और इस किस्म के जो हरबे हैं ये कभी भी पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करेंगे। ये इनको सॉफ्ट टारगेट्स नज़र आते हैं, जैसे मसीही हुए या हिंदू बरादरी हुई या सिख बरादरी हुई, और इनको लेकिन ये सिर्फ हमारे अक़लियतों के साथ ही नहीं होता, हमारी मेजॉरिटी के साथ भी। आपने देखा लाहौर में एक वाकया हुआ, फिर इस्लामाबाद में हुआ। तो ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करने की जरूरत है। और माइंडसेट कैसे चेंज होगा? मैं ये समझती हूँ हमारे अदारे हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारे मदरसे हैं, फिर हमारे जो चर्चेज हैं या हमारे मौलाना साहिबान हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ से हमें लोगों को ये तालीम देनी चाहिए कि मोहब्बत की, रवादारी की। कोई भी मजहब, चाहे वो बुद्ध मत है, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो आपको मोहब्बत की तालीम नहीं देता। सब मज़ाहिब जो हैं वो मोहब्बत, रवादारी, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की तालीम देता है। और फिर क्या वजह क्या है कि हम मजहब को ही बुनियाद बनाकर हम एक दूसरे का गला काटने को चल पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने बात की हूँ कि हमें अपने अदारों के जरिए से, अपने स्कूलों के जरिए से, निचली सतह पर हमें अपनी जो हमारा निसाब है उसमें भी एक चैप्टर जो है वो इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ये सबसे बड़ी अच्छी बात की निसाब में चेंजेस होने चाहिए। रऊफ साहब क्या पूछना चाहेंगे? सर आप जारी रखो बात को। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि फ्यूचर प्लानिंग में अगर देखा जाए, जैसे इन्होंने निसाब की बात की है, तो निसाब के मामले में क्या कोई कोर्सेज में और इजाफा होगा? और एक और चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि जैसे ये कह रही थी कि कुछ उस तरह से हो कि बच्चों के वफूद आपस में एक स्कूल से दूसरे मज़हब के स्कूल के बच्चों में जाएं, आपस में घुले मिलें, उनका आपस में इंटरेक्शन हो, तो वो आपके ख्याल में फ़र्क डालेगा? अभी कल का जो एक जेस्चर है वो तो बड़ा अच्छा था कि ताहिर अशरफी साहब पहुंचे पेशावर और उन्होंने जाके उस चर्च में नमाज अदा की जहाँ के पादरी को मार दिया गया था। तो उन्होंने तो एक पैगाम दिया कि उलमा हज़रात जहाँ तक हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं पूरी अपनी, लेकिन क्या बच्चों को भी फिर इस तरीके से आपस में मिलवाना चाहिए, कम्युनिटीज़ को आपस में मिलवाना चाहिए ताकि जाने एक दूसरे के बारे में? देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से करना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे मजहब इस्लाम हम बच्चों को सिखाते हैं स्कूलों में और हमने इसको कंपलसरी कर दिया। मैं क्या ही अच्छा हो कि तमाम मज़ाहिब सिखाए जाएं और एक दूसरे के बारे में कोई तफरीक ना हो। हम यहाँ पर बाउंड्रीज बना देते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये पढ़ेंगे, ये हिंदू है, ये यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन क्यों ना हम एक ऐसा निसाब लेकर आए जिसमें तमाम
मज़ाहिब के बच्चे जो तालीम है वो तमाम बच्चे पढ़ें, और उनमें एक हमांगी पैदा हो, एक रवादारी पैदा हो, और एक दूसरे को पता हो कि इस्लाम में अगर मोहब्बत है तो मसीहत में भी है, और अगर हिंदुइज्म प्यार और मोहब्बत का दर्ज देता है तो सिखिज्म भी इसी की तालीम दे रहा है। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं समझती हूँ कि हम आंगी को पैदा, जैसे आज मैं पेशावर जा रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तमाम मज़हब के लोग जो हैं वो मेरे साथ इकट्ठे होकर जाएं, बिल्कुल, हिंदू भी हों, सिख भी हों, मसीही भी हों और मुसलमान भी हों, और हम वहाँ पर जाकर दुआ करें और एक पैगाम ये दें कि हम सब मज़ाहिब के लोग जो हैं हम इकट्ठे हैं, और जब कभी भी इस किस्म का वाक़या होता है तो हम अलहदा नहीं हैं, बल्कि हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ हम सब मिलकर एक दूसरे के दुख में और खुशी में और गम में हम बराबर के शरीक होते हैं। तो ये इस किस्म के पैगामात जो हैं वो भी जाने बहुत ज़रूरी हैं। स्कूलों में जो है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने चाहिए, और एक दूसरे के जो हमारे बच्चे हैं वो इकट्ठे पढ़ें। सिख बच्चे भी हों वहाँ पर, हिंदू बच्चे भी हों, क्रिश्चियन बच्चे भी हों, मुसलमान बच्चे भी हों, और मिलकर खेलों के मैदान में ये इकट्ठे हों। मैं देखती हूँ कई दफा कि हम लोग अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं, और एक इनसिक्योरिटी का जो एक पहलू है वो नजर आता है कि हम सोचते हैं कि शायद हम क्योंकि मसीही हैं तो अगर हम मेजॉरिटी के साथ घुले मिलेंगे तो हमारी जो जिंदगी है वो खतरे में है, हमारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए कि हम पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लग जाए और फिर हमें तख्तादार पे लटका दिया जाए। तो इस किस्म की जो इनसिक्योरिटीज हैं, आई थिंक वी नीड टू वेव आउट दोज इनसिक्योरिटीज ऑल्सो, और ये जब इनसिक्योरिटीज खत्म होंगी तो फिर एक ऐसा माशरा कायम होगा जिसमें हम तमाम लोग मिलकर एक खूबसूरत, ये तो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, और वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहां हम सब मिलके रहें। सो ये निचली सतह पर, स्कूलों के लेवल पर, मस्जिदों में, चर्चेज में, कम्युनिटीज़ में हमें इस किस्म की फ़ज़ा जो है उसको कायम करना पड़ेगा। उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उसमें सिविल सोसाइटी कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल, और उसमें हमारे मसाजिद और चर्चेज और मंदिर और गुरुद्वारे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए माइनॉरिटीज़ तो माइनॉरिटी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उसको एक बड़े भाई का रोल जो है वो अदा करना होगा, और फिर एक ये माशरा जो है एक खूबसूरत माशरा जो है वो बन सके। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात है कि मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी चीज मैं भी शेयर कर लूँ। मैं जिस गांव से ताल्लुक रहा हूँ तो मेरे जो मामा है, अब आप देखें ना कि जिसने मेरी माँ को अपनी बहन बनाया उनका नाम है मोहम्मद। तो मोहम्मद कितना खूबसूरत नाम है, और वो उस नाम की वो अगर हम देखें तो पैरवी उसने की, और आज तक हमारे घर में, बल्कि हमें वो पैसे भी हमारी जो विसाखी होती थी उस पर देते रहे थे, ईद होती थी तो खुशियां बांटते रहते एक साथ। अब अगर हम देखें पूरी दुनिया में देखें एक्सट्रीमिज्म बड़े लेवल से बढ़ रहा है। जिस तरह कनाडा के पीएम ने भी बड़ा जबरदस्त किस्म का इकदाम उठाया है, फिर रशिया के प्रेसिडेंट ने इस्लामोफोबिया के हवाले से, क्योंकि दुनिया में हम देखें इस्लाम भी टारगेट किया जा रहा है, नफरत का प्रचार उनके खिलाफ भी बढ़ रहा है। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि जब लीडरशिप आती है सामने और आवाज बुलंद करती है तो कितनी कमी जो है वो कौम में भी फिर पाई जाती है, और हमांगी के हवाले से एक प्रचार जो एक पाठ जो पढ़ाया जाता है वो किस तरह आगे चल जाता है? देखिए ये जो इस्लामोफोबिया की आपने बात की, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो दूसरे मुल्कों में खास तौर पर एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से वो जो मर्जी बोलते रहे, ये तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो मैं समझती हूँ ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी लीडरशिप ने इसके ऊपर बड़ा आवाज उठाई है। बिल्कुल, और हम इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताती चलूं कि जब डेनमार्क में या फिनलैंड में या जर्मनी में या किसी भी यूरोपियन ममालिक में, यूके या अमेरिका में कोई ऐसा वाकया होता है तो उसके जो रिपरकशंस हैं वो यहाँ पर जो इकलियतें हैं उनके ऊपर होता है। ठीक है, और ये भी बड़ी ज्यादती की बात है। देखिए हमारा उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को बनाया है, हम इस मुल्क के बासी हैं, और हमारे बाउजदाद ने यहाँ पर दफन है और उन्होंने इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा किया। तो हमें उनके साथ एक तो इक्वेट नहीं करना चाहिए, और जो ये हरकतें करते हैं यूरोपियन कंट्रीज और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से करते हैं, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की दिल आजारी करें, और खास
खास तौर पर मजहबी तौर पर, क्योंकि मजहब एक ऐसा ऐसी चीज यही है बिल्कुल ठीक है, आपने शनीला साहिबा ने बात के साथ जुड़ी हुई है, तो आप उसको आप उस किसी के आपके साथ बिल्कुल ठीक बात की है। शनीला साहब ठीक बात करी, और हमने भी रऊफ साहब स्टार्ट में यही बात की थी कि हर एक को उसके अकीदे, उसके मजहब के मुताबिक जो भी उसके ओपिनियंस हैं, जो भी वो सोच रखता है, वो स्पेस देनी चाहिए। यही कायदे-आज़म ने जैसे फरमाया था, निशानी मतलब होती है। कायदे-आज़म ने जैसे फरमाया था, जिस तकरीर का हवाला भी वो दे रही हैं, और वो यही था कि जो आज़ाद मुमलिकत होगी उसमें आप फ्री होंगे अपने चर्चेस में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए। तो मजहबी आज़ादी की बात उन्होंने की थी, और हमें कायदे-आज़म के ख्वाब को पूरा करना है। उस सूरत में अदरवाइज देखो ना, मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे और शिकवे गिले भी होंगे, तो हमें इन गिले शिकवों को दूर करना है। और जैसे मैंने दोबारा कहा कि कायदे-आज़म का जो विजन था, उस विजन को लेके हमें आगे चलना है, विजन को भी लेकर चलना है। प्लस जितने भी पाकिस्तानी हैं, ख्वाह वो किसी भी मजहब से हों, उनमें मजहबी हमआहंगी को प्रमोट करना है। कुछ चीज़ें हमें शनीला साहिबा भी बता रही थी, स्कूल्स का रोल हो सकता है, करिकुलम को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, हुकूमत अपना रोल प्ले कर सकती है एंड इदारे। बट इसके साथ साथ जहाँ यहाँ पर जो हमारे प्रीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, रूहानी पेशवा हैं, उनका जो रोल है उसको हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर मीडिया भी सकता है। बहुत बड़ा रोल है, और मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को एंगेज करें, बिकॉज ये लोग जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो रूहानी पेशवा है, वो जो अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा सकते हैं, वो और कोई भी नहीं पहुंचा सकता। और हमारे यहाँ पर इन लोगों की सुनी जाती है, मानी जाती है, इनकी बात को ऑथेंटिक समझा जाता है। सो मेरे ख्याल में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच शनीला साहिबा, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे, और किन्नू का मौसम है सर, सर्दियों का बादशाह। वाह 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 वाह। आजकल तो किन्नू इतने बड़े साइज में है कि 2 किन्नू आप खा लो तो आपका पेट भर जाता है। अच्छा, मजा तब आता है जब हल्की फुल्की धूप हो, और उसके बाद आप बैठे हो धूप में बैठ आप, के और किन्नू हल्का खाएं। सा नमक या काला नमक, हाँ, काला बिल्कुल, नमक जिसको उसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर छिड़क के अच्छा, खाया इसके जाए। साथ साथ एक और भी वो चीज होती है, किन्नू का वो जो छिलका होता है, बचपन में सबने हरकत कहीं ना कहीं की होगी, वो जो आंख में किसी की उसको ऐसे करके स्क्वीज कर देते थे, वो शरारत होती वो थी, शरारत मतलब। होती थी। हाँ। खैर, पिंडी भटिया का भी हम यहाँ पर रुख करेंगे, जहाँ पर किन्नू की फसल पककर तैयार हो चुकी है। हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है, पहले चलकर वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। बारिश की वजह तो ये फल बहुत अच्छा आ, माशाल्लाह किन्नू की फसल बहुत अच्छी हुई है, ते मार्केट जाने रेट पूरा नहीं मिलता, सारी कमाई मिडल मैन करते हैं। तैयार किन्नू दरख्त से उतारना भी एक फन है। किन्नू की ताजगी बरकरार रखने के लिए इसे दरख्त से टहनी के कुछ हिस्से समेत उतारा जाता है। मौसम सरमा में फलों का बादशाह किन्नू जहाँ देखने में खूबसूरत, तो वहीं अपने अंदर कुदरत की जानब से बेशुमार तिब्बी फवैद रखता है। डॉक्टर्स का कहना है, किन्नू या माल्टा सेहत के लिए इंतहाई मुफीद फल है। ये फल दिल की बंद शरियानों में जमी चिकनाई को ज़ायल करता है। फाइबर की मौजूदगी के बायस ये फल ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को मुतवाजन रखता है। किन्नू जहाँ इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, तो वहीं पर इस फल को दरख्तों से उतारने, ट्रांसपोर्ट, तिजारत और दीगर मराहिल से बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुयस्सर आता है। सहूलियात का फुकदान और वसाइल की कमी के बावजूद ये बागबान वतन अजीज की सौगात को दुनिया भर की मंडियों में पहुंचाने और मुल्की खजाने में ज़र मुबादला की सूरत में इजाफे के लिए सरगर्म है। हुकूमत अगर तरजीही बुनियादों पर मुआवनत करे तो ये काश्तकार ज़री तरक्की के अहदाफ के असूल के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अजहर हुसैन, पब्लिक न्यूज़, पिंडी भटियां। बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है अजहर हुसैन की। अजहर हुसैन की रिपोर्ट्स हमेशा बड़ी मजे की होती हैं। पहले भी हमने शामिल की हुई है, मुख्तलिफ वहाँ पे काश्तकारी के हवाले से, फलों के हवाले से अपने इलाके के पिंडी भटियां को बड़ा उजागर करते हैं। अच्छा, बात जैसे हम किन्नू की कर रहे थे कि किन्नू अब के वाकई बम्पर क्रॉप हुई है। मार्केट में आप देखें हर तरफ किन्नू ही किन्नू नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किन्नूस्तान हो गया पूरा, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बात, और कुछ तो अगर हम देखें तो कुछ इन्होंने फवाइद बताए, वाकई ये किन्नू के बहुत ज्यादा फवाइद हैं। इन अ वे कि अगर हम देखें, जिस तरह से ये भी बता रहे थे, फाइबर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और जब आप ऑब्वियसली फाइबर और एक नेचुरल विटामिन सी का एक नेचुरल सोर्स है बहुत ज्यादा, और इसके अलावा ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा रखता है। और इसके अलावा अगर आप किन्नू के जो छिलके होते हैं उनको ड्राई करें, और उसके बाद एक स्पेशल किस्म का मास्क बनता है जो कि बहुत आसानी से बन जाता है, उसको स्किन पर अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा वो आपकी स्किन को तरोताज़ा रखता है। सो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एनीवेज, अभी हम एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रऊफ साहब, अगर हम देखें तो दुनिया भर में बहुत से उलूम पाए जाते हैं जिनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, पामिस्ट्री हो जाती है, पामिस्ट हो जाते हैं, वो आपके फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। कुछ लोग आपका हाथ देख के आपका माजी भी बता देते हैं, हाल भी बता देते हैं, एंड मुस्तकबिल ऑल्सो, ज़ाइचे निकलते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आपकी पर्सनैलिटी भी जज की जा सकती है, आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, आपको आपका हाल भी बताया जा सकता है, माजी में आपने कौन कौन सी सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस को फेस किया वो भी बताया जा सकता है। सो टू मी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे वैसे भी इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। अच्छा, माइंड रीडिंग की तरफ अगर हम आ जाए तो बहुत से लोग माइंड रीडिंग के साथ साथ फेस रीडिंग आपने अक्सर देखा होगा। अब कोई लोग आपका फेस रीड करके आपको कोई ना कोई हालात और वाकयात बता देते हैं। सो कुछ लोग आपका माइंड रीड करते हैं। अब माइंड रीडिंग क्या है और कौन कौन से टूल्स का इसमें इस्तेमाल होता है, हमारे साथ इस वक्त माइंड रीडर सर मौजूद हैं, अफजाल आफरीदी साहब। अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले अफजाल साहब आपसे यही जानना चाहूंगी, वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, कि माइंड रीडिंग है क्या और कौन कौन से टूल्स इसमें रिक्वायर होते हैं जिनकी बुनियाद पर आप किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन ये दे सकता हूँ कि माइंड रीडिंग जो है एक आर्ट है, लेकिन ये इट्स अ पार्ट ऑफ मैजिक। जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में आपने मैजिशियंस देखे होंगे जो बर्थडे पार्टीज में आते हैं या कहीं और, तो इसकी कैटेगरीज है मैजिक की ना, जिसके अंदर मैजिक शो भी बोलते हैं, इल्यूजन्स शो भी बोलते हैं, और कुछ होता है मेंटलिज्म शो। तो व्हाट वी आर डूइंग इज ऑल अबाउट मेंटलिज्म। जो मेंटलिज्म है उसको हम माइंड रीडिंग भी कह सकते हैं, माइंड कंट्रोल भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको कह लें कि जी किसी भी शख्स के बारे में आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, या कोई इवेंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सब उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इट्स कॉल्ड लाइक माइंड रीडिंग। लोगों को इतना नहीं पता कि मेंटलिज्म क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको माइंड रीडिंग कहते हैं। तो अफजाल ये बताइए कि जब लोगों को नहीं पता, और मतलब आप जैसे कह रहे हैं मैजिक भी है, तो बुनियादी तौर पे जिसको किसी जगह मैजिक का कोई शो हो रहा होता है तो मैजिक नहीं होता, वो माइंड की मुख्तलिफ फैकल्टीज को अप्लाई करके लोगों को एक तासुर में ले जाया जाता है कि ये है एक्चुअली सूरत हाल। तो ऐसे है कुछ? नहीं रऊफ साहब, मैं फिर बता दूं, मैंने कहा कि मैजिक जो आर्ट है ना, ये उसकी कैटेगरी एक है कि मेंटलिज्म भी एक मैजिक की कैटेगरी है। ठीक है, और इस कैटेगरी में फिर किस तरीके से मतलब जी 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 अच्छा, ये है सबसे सुपरलेटिव डिग्री है इस आर्ट की, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ खत्म हो जाता है और कुछ भी नहीं है। यानी आप अपनी जिंदगी में आपने लाइफ में मैजिक शो देखे होंगे, लेकिन कहीं अगर आपका अब्रॉड जाना हुआ तो आपने इल्यूजनिस्ट को देखा होगा जो कि हवा में लड़के उड़ा देता है, या 2 टुकड़े कर दिया, 10 टुकड़े कर दिए, वापस रिस्टोर कर दिया, या एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे अपेयर हो गया। तो ये इल्यूजन्स है। लेकिन इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है मेंटलिज्म। उसमें आपको किसी किस्म के बॉक्सेस की नीड नहीं है, ठीक है। मैजिशियंस के पास अगर कोई टूल्स ना हो तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेंटलिज्म एक ऐसी चीज है आप किसी वक्त भी कहीं भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये फिर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, और मैं क्या सोच रही हूँ ये आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे या बताएंगे, ये हम आगे चलकर जरा इसके लिए कोई एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। बट हरमीत का पहले सवाल ले लें। जी हरमीत। श्योर। अच्छा, वैसे तो आपके सवाल भी बड़े इंटरेस्टिंग है और सर के जवाब भी बड़े इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक भी बड़ा दिलचस्प किस्म का है। मुझे भी बड़ा मजा आया। अच्छा, वैसे अगर हम देखें थोड़ी बहुत चीजें, आज मैं ऐसे पढ़ रहा था इसके बारे में, तो कई सारी चीजें ये है कि इसके लिए क्या कोई कोर्स, बाकायदा कोर्स जिस तरह किया जाता है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में, या आप अक्सर मुझे याद है कराची में सदर में लिखा होता था कि आप भी अगर बनना चाहें, कुछ माइंड रीडर बनना चाहें या कुछ बनना चाहें, तो हमारे पास 15 दिन का कोर्स है। तो ऐसे इसका कोई कोर्स किया जाता है बाकायदा, उसके बाद आप या एजुकेशन या यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा रखा है इसके लिए कुछ? जी हरमीत, आपका बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि इस पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस आर्ट को प्रमोट नहीं किया जाता, और यही वजह है कि यहाँ पर हमें कोई इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमी यहाँ पर मैसर नहीं है। तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ या मुझ जैसे कुछ और प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस आर्ट को डेफिनेटली सीखते हैं अब्रॉड से।
ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में इसका कोई सिखाने वाला नहीं है। आपने अभी जिक्र किया कि सदर में एक देखा करता था वो, तो उस जमाने से लेके आज भी वही स्लोगन वहाँ लिखा हुआ, लेकिन उसमें माइंड रीडिंग कहीं नहीं है। वहाँ सिर्फ मैजिक ट्रिक्स है कि अंडे से चूजा निकालना या नोट चेंज करना समथिंग। तो नोट चेंज करने वाली ट्रिक जैसा मैं अगर आपको अभी करके दिखाऊं तो वो भी पॉसिबल है। तो इस तरह के वो आर्ट है, लेकिन वो माइंड रीडिंग से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही लोग हैं माइंड रीडिंग करने वाले, एक मैं हूं और एक मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं, वो है। हम 2 के अलावा इस पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा अभी तक माइंड रीडिंग। अच्छा अफजाल, जिस तरह से आपने कहा इसके लिए आपको ब्रॉड से एजुकेशन लेनी पड़ती है, स्किल्स वगैरह भी ऑब्वियसली सीखने पड़ते होंगे। पाकिस्तान में इसका कोई उस तरह से कोई जगह नहीं जहां से आप इसको सीख सकें, बट अगर मैं सीखना चाहूँ तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? मजे की चीज है ना, सीखनी चाहिए। मुझे वैसी ऐसी चीजों का बहुत शौक है बाय द वे। और मैम सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा कौन सा वाला? इमरान खान साहब वाला नहीं घबराना। मैं माइंड में जा रहा हूँ किसी। हाँ जी। और इसके लिए आपने सबसे पहले बहुत सारे आपने अपनी जिंदगी के जो शोज किए उसकी सारी इनकम आपको साइड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव गेम या आर्ट आप कह लें ये है कि इसकी एक छोटी से छोटी कोई ट्रिक भी है ना, बहुत माइनर सी, वो भी आपको कोई ट्रिक मिलियंस में भी मिल सकती है, कुछ लाख में भी, कुछ हजार में भी। तो आप अगर कोई भी चीज देखेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मुझे ये सीखना है, हो सकता है वो चीज 3000 रुपए की हो, लेकिन उसके बाद कुछ देखें हो सकता है वो 3 लाख की हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं नहीं, आप मुझे सारी 3000, 4000, 5000 वाली सिखा दें। अच्छा चले, मैं आप मुझसे अगर एक प्रॉमिस करें, देखिए इस वक्त आप ऑन एयर जा रही हैं, आप मुझसे अगर एक प्रॉमिस करें कि आप मुझसे अगर कुछ चीज सीखती हैं तो मैं ये आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप इसका सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताएंगे, पहले आप प्रॉमिस कीजिए। ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस? यस, 100%। रोहा, यही प्रॉमिस मैंने भी किया था कि मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं बहुत जल्द शहर कायद जा रही हूँ ना, तो फिर मैं इनसे मिलूंगी, मुझे सिखाएं। अच्छा अफजाल, आप ये बताइए कि आपने ये मोस्ट वेलकम, आपने ये सीखने के बाद प्रैक्टिकली, मतलब एक तो माइंड रीडिंग आप करते हैं, और क्या क्या करते हैं, और मतलब स्किल जैसे हैं उनको किस तरीके से और इस्तेमाल करते हैं? सर मैंने स्टार्ट लिया था अपनी ज़िंदगी में मैजिक ट्रिक्स से, फिर उसको मैं एग्जीक्यूट करता गया, फिर मैं एक आया इल्यूशंस के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में मेरे अलावा उस वक्त कोई नहीं करता था इल्यूशंस। तो फिर इल्यूशंस के बाद 2008 में मैंने इसको एक्सेप्ट किया था, माइंड रीडिंग या मेंटलिज्म को। तो 2008 से आज तक मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कुछ दिखाएं तो मैं आपको अपने पुराने पास्ट में से कोई चीज दिखा देता हूँ जो कि आपकी नजरों को धोखा दे सकती है। जी जरूर जरूर, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जरूर चाहेंगे, ये तो मजा ही आएगा। मुझे कैमरामैन है तो अच्छा मुझे ये बताएं, कैमरामैन के पास कोई 10, 20, 50 या 100 का कोई नोट है आप में से किसी के पास? कैमरामैन मेरे पास है, बट मेरे बैग, क्योंकि मैं अगर उसमें अपना करेंसी नोट लूंगा ना तो आप बोलेंगे स्पेशल है। चले, हरमीत ने निकाल लिया नोट, मैं वापस करूंगा। नहीं वहां पे उनके पास उठा लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। अच्छा भाजी मेरे पास 100 का नोट है, मैंने उठा दिया। ये हरमीत उनको मिल गया 100 का नोट। सर आपने उठा दिया, उससे कुछ ना कीजिए, वॉच केयरफुली कि मेरे पास ये 100 रुपीज है जो मेरे नहीं है, कैमरामैन ने मुझे दिए हैं, ठीक है? तो आप गौर से देखिएगा, इसकी बैक साइड, इसकी फ्रंट साइड, और मेरे ये दोनों हाथ आपको बिल्कुल एम्प्टी नजर आ रहा है। नाउ वॉच केयरफुली। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपनी स्लीव से पुल करूं, लोग कहते हैं आपने सिला, ऐसा नहीं है, ठीक है? एंड से अम्बो मम्बो चिकन जम्बो, जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे दोबारा से ना, तो ये 100 रुपए की जगह 1000 रुपए हो जाएंगे। अरे वाह, बहुत वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये तो बड़े मजे की चीज है, ये आपने करके दिखा दी, बट अगर मैं तो इंतजार कर रहा हूँ पाजी, इसको भी आप 500 बनाएंगे। 100 रुपए मेरा फायदा हो जाएगा पाजी। नहीं सर जी, 1000 हो गया, अब काफी है। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मैं आपको अपने 100 के नोट दे दूंगी, और मैं चाहूंगी आप उनको 500, 1000 का करके मुझे वापस करना है, कैसा? अच्छा जरूर मैं कर दूंगा, आप आइए कराची। डन, मैं आऊंगी और स्पेशल रिपोर्ट भी इनके साथ बनाऊंगी, और फिर हम अपने शो में भी वो दिखाएंगे। अच्छा मुझे अब आपसे ये जानना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये आप कैसे बता सकते हैं? लाइक इसका भी कोई प्रैक्टिकल कर लें। अच्छा देख लें। नहीं नहीं, अच्छा सोचूंगी। अच्छा जी,
नहीं, आप सोच सकती है, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम इसको Yes, we have टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इस वक्त मैं आपके साथ वर्चुअली कनेक्ट हूँ, Okay. तो मैं इसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो लाइव देख भी रहे होंगे। तो आप करना चाहेंगे क्या? हरमीत आपके पास और रोहा आपके पास मोबाइल फोन्स हैं? यस हरमीत, आपका फोन किधर है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं बिल्कुल, देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि ये एक पेपर मेरे पास है, जी ये फोल्डेड पेपर है, ठीक है? ठीक है। इस फोल्डेड पेपर को मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, ये यहाँ से मूव नहीं होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो एक वेबसाइट खोलें जो गूगल ट्रेंडिंग वेबसाइट होती है, google-stats.com। आप वो वेबसाइट खोलें अपने मोबाइल पे, जब खुल जाए तो मुझे बताइएगा। हाँ जी, ये खोल रहे हैं। google-stats.com। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। इस पे एक मैसेज भी आ रहा है, क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ? क्या आ रहा है? नहीं, मसलन आप जब वो वेबसाइट खोले तो मुझे बता दें आपने वेबसाइट खोल ली है। खोल लिया, डन। अच्छा, अब आप इसको स्क्रॉल करते जाएं, जो इसके लास्ट में जब आप आएंगे तो नीचे आपको कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स नजर आएंगे, जिसमें एक्ट्रेस भी हैं, कंट्रीज भी हैं, एक्टर भी हैं, बहुत सारे। आप जब नजर आए तो बताइएगा हाँ मुझे नजर आ गए। हरमीत, आप भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल? मैं जी, कर रहा सब हूँ, कर रहे हैं। सूर्य में नेट का बड़ा थोड़ा सा इशू है, इसलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक, आई एम जस्ट ट्राइंग, लेट्स सी। अच्छा, इस पर वो चीज़ नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं कि ट्रेंडिंग में जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी, लाइक आपने वेबसाइट खोलनी है google-stats.com, stats.com। ठहरे, दोबारा से रिपीट करें सर। गूगल डॉट गूगल डैश ना डॉट नहीं है, डैश गूगल डैश स्टैट्स stats.com, stats। google-stats.com। stats.com। ओके, ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पे खुल गई? यस खुल गई। अच्छा, अब आपको इसमें नजर आ रहा होगा, अगर आप इसके नीचे जाएं, स्क्रॉल करें तो आपको बहुत से ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे जो हर 1 मिनट के बाद चेंज हो रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको कंट्रीज भी मिलेंगी, आपको गेम्स भी मिलेंगे, एनिमल्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं। मिल गया। बॉटम में जाएं। ओके, अच्छा, अब आप उसमें एक्टर की कैटेगरी जो है एक्टर, उसमें क्लिक करें। डन। जब आप एक्टर में इंटर हो जाए तो बता दीजिए हाँ मैं एक्टर की कैटेगरी में आ गई। ठीक है। अच्छा, अब रोहा, मैं चाहूंगा कि कोई भी 1 से लेके 100 के दरमियान कोई एक नंबर आप कॉल करें, अपनी मर्जी से, रैंडमली सिर्फ कॉल कीजिएगा। कॉल एज इन सोच लें। अच्छा, ओके, मतलब बताएं मुझे, कोई भी एक नंबर चूज करें 1 से 100 के। ओके, सोच लिया। बताएं, सोचिए नहीं, बताएं मुझे। अच्छा, 9। अच्छा, चेंज करना चाहती है, 9 पे रहना चाहती है? 2 डिजिट नंबर अगर सोचें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सोच लिया। क्या है बताएं? 99। 99। अच्छा जी, ये 99 आपने सोचा है, ठीक है। और मैं ये चाहूंगा कि 99 सोचने के बाद आप इसको और नीचे जाएं, वो जो एक्टर की कैटेगरी में जो 99 नंबर पे एक्टर है ना, उसका मुझे नाम बताएं, क्या नाम है उस एक्टर का? 99 कैटेगरी में जब जाएंगे, 99 नंबर पे आप देखें कौन सा एक्टर है। टॉम हैंक्स। और ये कितनी बार सर्च हुआ है? नीचे उसके लिखा हुआ भी होगा। 357K प्लस सर्चेस हैं इसकी। ओह ग्रेट, हो गया, ठीक है। 357 इसके ऊपर सर्चेस हैं। तो अब आप ये देखें कि मैंने जो फोल्डेड पेपर रखा था, ठीक है, अब मैं इसको आपके सामने अनफोल्ड कर रहा हूं। एंड नाउ व्हाट आई रोट। जबरदस्त, कमाल है भाई। वेरी नाइस। टॉम हैंक्स 357। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ। अब मैं चाहूंगा कि इसके भी बॉटम में सबसे नीचे आप जाएंगे ना, सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा वहां पे आई थिंक गूगल का आइकन नजर आएगा। यस, आ गया नजर। आई हैव सीन इट। उस गूगल के ऊपर क्लिक करें। ओके, क्लिक हो गया। ओके,
अच्छा जी, अब आपकी स्क्रीन पर गूगल का जो पेज है, मैं चाहूंगा आप अपने जहन में कुछ भी सोचें, अलग अलग सोचें, दोनों तीनों जो भी लोग हैं अलग अलग सोचें और उस पर टाइप करें और सर्च कर दें, फिर गूगल आपको रिजल्ट बताएगा कि आपकी स्क्रीन पे क्या आया है। इसके बाद वो चेंज नजर आएगा। तो ये मेरी प्रिडिक्शन थी जो कि मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि कुछ मिनट के बाद ये होने वाला है, तो वो हो गया। अगर आप अब जाके गूगल साइट पे सर्च करेंगे तो 99 पे कोई और आर्टिस्ट होगा। ये हर मिनट में चेंज होता है ये। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। हरमीत, अच्छा ये मुझे बताएं रऊफ साहब और हरमीत, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप दोनों में से किसी एक शख्स ने एप्पल सोचा है? एम आई राइट और रॉन्ग? क्यों तो हरमीत ने एप्पल सोचा या फोन सोचा या आपने मैंने सोचा एप्पल या फोन सोचा है? हरमीत ने सोचा है। सर क्या सोचा है सर? एप्पल। सर मैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था और कुछ ऐसे पैगामात मुझे तो आप सोचे थे, लेकिन जब आपने सर्चिंग करी थी गूगल पे तो आपने एप्पल आई थिंक सर्च किया था। हाँ बिल्कुल, हरमीत ने कहा। मैंने सर्च नहीं किया था, पर सोच रहा था मैं। बिल्कुल। अच्छा, चलें, थैंक यू, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त जी, कमाल है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ, बल्कि ये भी ठीक निकल आया रऊफ साहब, जो मैं सोच रहा था पाजी ने वो ठीक करके बता ही दिया। बिल्कुल। अच्छा हरमीत, हमारे पास वक्त मुख्तसर है, आप अब कोई सवाल करना चाहेंगे अफजाल साहब से? अच्छा सर, इस आर्ट को अब आम करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आपके पास ये फन है तो बहुत कम लोगों को आप जो है आगे थ्रू करेंगे, बहुत ऐसे ही होता है, बहुत ज्यादा हम देखते हैं। तो इसको एक आम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इंस्टीट्यूशन की अब जरूरत है हमें? क्योंकि बाहर दुनिया में तो बहुत ज्यादा आम हो गया। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है ना, एक वो आपने ये ट्रेंड नोट किया होगा कि बहुत से स्कूल्स के अंदर एक सब्जेक्ट के तौर पर म्यूजिक पढ़ाया जाता है। तो मैंने ये एक स्टेप लिया था कि हमारे जो मैजिक्स हैं या माइंड रीडिंग है या कोई इल्यूजन्स हैं, वो क्रिएट होते हैं सारे 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है मैथ्स। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मिला के हम लोग मैजिक क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये उनको एडवाइस की थी स्कूल में कि अगर आप इस आर्ट को भी एज अ सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व कर ले तो बच्चे जो है इन सब्जेक्ट्स को बहुत डीपली कीनली जो है वो स्टडी करेंगे और वो उनके अंदर का इंसान जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल आएगी। लेकिन स्कूल वालों ने हमें इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर वो ये कर सकते तो आई बिलीव कि वो कुछ ऐसा लेकर आएंगे पाकिस्तान के अंदर क्रिएटिविटी में कि वो बहुत कम लोगों को मिलेगा यहाँ। बिल्कुल ठीक हो गया जी सारा। मतलब ये है कि आपकी सजेशन भी पहुंच गई होगी अरबाब इख्तियार तक और उसको कोशिश ये की जाएगी कि किसी न किसी लेवल के ऊपर उसको सिखाने का कोई एहतमाम किया जाए। और मेरे ख्याल में बहुत से लोग जिस तरह से मेरी तरह होंगे, अब हमने कुछ चीजें अपने सामने प्रैक्टिकल होते हुए देखी हैं, बहुत से व्यूअर्स अभी हमें देख रहे होंगे और हमारे सेगमेंट को देखने के बाद उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मजीद पैदा हुआ होगा और हो सकता है वो अफजाल साहब से भी कनेक्ट करने की कोशिश करें। बट थैंक यू सो मच अफजाल साहब, मैं बहुत जल्द कराची आ रही हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ आकर एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाऊंगी। सो व्यूअर्स, अभी हम शो में करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें और हम ये अक्सर डिस्कस भी करते रहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की, हुनर की, आर्ट की बिल्कुल कोई कमी नहीं और हमारे बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से इंडिविजुअल्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शनल किस्म के स्किल्स भी हैं, टैलेंट भी है। बट मसला समटाइम्स वहाँ पर यह आता है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो मज़ीद अपनी जो चीज़ें हैं, अपने स्किल्स हैं, अपने टैलेंट्स हैं, उनको इम्प्रोवाइज कर सकें। बट इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बलबूते पर एक ख़ास मकाम तक पहुँचते हैं। ऐसी मेरे ख्याल में हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, सानिया, जिन्होंने 20 मुल्कों में रिप्रेजेंटेशन की है पाकिस्तान की, जाके मुसव्वरी की है। अच्छा, जहाँ पे मतलब ये बात ये हो रही है नेचुरल टैलेंट की, वहाँ पे ये कि अब पाकिस्तान में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जहाँ पे पेंटिंग सिखाई जाती हैं और उसको पॉलिश करने के लिए बहुत, जैसे कराची में है तो इंडस वैली स्कूल है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी का अपना शोबा बड़ा मजबूत है। पंजाब में अगर बात कर ली जाए, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है जहाँ पे मुसव्वरी बहुत अच्छी सिखाई जाती है। फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का और कॉलेजेस वगैरह में भी इस तरह से हैं। तो हरमीत, मतलब ये आगे चल के जब हम बात करेंगे इनसे, हम ज़रा देखेंगे कि बहुत से स्कूल हैं फिर पेंटिंग में, मिनिएचर अलग से चला जाता है, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, ये सारे मुख्तलिफ तरीके हैं पेंटिंग के। फिर लैंडस्केप किसी को पसंद होती है, किसी को पोर्ट्रेट पसंद होते हैं बनाने, किसी को अब नया बिल्कुल मॉडर्न आर्ट जो है उसमें
इंटरेस्ट होता है, तो सानिया का हम इंटरेस्ट देखेंगे किस चीज़ में ज़्यादा है। तो आप जाते हो, कभी देखिए जाके? हाँ हाँ रघु साहब, मैं तो खैर बहुत सारे एग्जीबिशन में किया हूँ, और जो यहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ करती थी कोरोना से पहले, अभी थोड़ा दोबारा ये सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन रोमा ने जिस तरह शुरुआत में बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि इधर हर जगह में आपको ये जो आर्ट है, ये जो आर्टिस्ट है, ये आपको भरपूर तरीके से मिलेंगे और हर जगह में मिलेंगे। और ये बहुत बेहतर बात है कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो है, मुख्तलिफ इदारे जो हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं और आपके आर्ट को मजीद वो निखारते हैं। तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। और हमारे आर्टिस्ट जो है पूरी दुनिया में जिस तरह वो अपना नाम बनाया हुआ है, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और साथ साथ अगर हम देखें तो मैं छोटे लेवल की अगर मैं बात करूं, छोटे छोटे शहर या छोटे छोटे गांव की अगर बात करूं, तो वहां पे आपको ऐसे ऐसे आर्टिस्ट मिलेंगे, बल्कि हमने कई शोज जो है उनमें मुतारिफ भी उनको कई लोगों को किया है। ऐसे में अगर हम देखें तो जब उनका आर्ट और उनके वो कारनामे जो हम देखते हैं, हैरान बंदा हो तो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जिनकी काफी छोटी उम्र होती है और छोटी उम्र में वो इस किस्म का काम कर लेते हैं कि भाई वाह वाह जो है दुनिया कर जाती है। तो बहुत अच्छा है, हम देखते हैं। और पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बड़े अच्छे लेवल से सारी चीज जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। अभी हमारे साथ मुसव्विरा सानिया आरिफ हमें शो में ज्वाइन करी है। सानिया, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सानिया, सबसे पहले तो आपकी भी एक स्टोरी जो है वो इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है, सक्सेस स्टोरी भी है, और अभी आप बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो देखा जाए तो हर इंसान के पीछे बहुत सी स्ट्रगल्स होती हैं। आप एकदम इस लेवल तक नहीं पहुंची, ऑब्वियसली आपने भी कई मराहिल उबूर किए होंगे जिसके बाद आप यहां पर पहुंची हैं। सो ये जो आपका जर्नी है, इसको अगर हम देखें तो ये कितने साल आपने मेहनत की और अब माशाल्लाह आप एक मकाम पर हैं, इंटरनेशनली कई ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। मुझे तकरीबन 15 इयर्स हो गए इस पोजीशन पर आते आते। मैंने 2006 में ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद से ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। शुरू में फ़ौरन तो कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन ड्यूरिंग एजुकेशन जिस वक्त मैं तालीम हासिल कर रही थी, तो उस वक्त जो मुझे सबसे अच्छी मोटिवेशन ये मिली थी कि जो मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी यूनेस्को की, तो वहाँ से मुझे एक अचीवमेंट अवार्ड मिला था जिससे मुझे आइडियाज़ मिलना शुरू हुए थे कि मेरा शायद आर्ट वर्क ऐसा है कि शायद मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। साथ साथ ये छोटे छोटे से मैं पार्टिसिपेशन करती रही मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन जो अच्छी बिग अचीवमेंट्स थी उसमें जिस तरह से बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से मुझे अवार्ड मिला था तो आर्ट्स एंड डिज़ाइंस के अंदर, और फिर ताइवान से मुझे मिला, फिर चाइना से भी मुझे मिला था। तो टाइम बाय टाइम ये सिलसिला चलता गया, साल में 1.5 साल में, लेकिन तकरीबन 15 ईयर्स मुझे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। सानिया, ये बताइए कि जो आप मुख्तलिफ मुल्कों को ट्रैवल करती हैं तो उनके आर्ट के असरात आते हैं आपके आर्ट के ऊपर? मैं देख रहा था बाद पेंटिंग्स आपकी जो जैसे दिखाई जा रही हैं उसमें कई मुल्कों के असरात ऐसे नुमाया नज़र आते हैं, तो उसका असर कितना ज़्यादा पड़ता है आपके ट्रैवल का, आपके एग्जीबिशन में जाने का, दूसरे मुल्कों की पेंटिंग्स देखने का? बिल्कुल। जब मैं अपना मतलब फ़ाइन आर्ट्स में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की थी, तो उस वक्त मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। उस टाइम पे मैं अपना कल्चर और इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ जो मतलब मेरी सोच और मेरा इन्वायरमेंट था मेरी पेंटिंग्स में उस वक्त वही मौजूद होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करने लगी, वहाँ पे जिस तरह का मैं फिर मिक्स करने लगी पाकिस्तानी कल्चर और इंटरनेशनल कल्चर, जो भी जिस जगह रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे अगर चाइना में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं उसमें दोनों कल्चर को शो करती हूँ, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। तो मैं अपने कल्चर को कभी इग्नोर नहीं करती, उसके साथ साथ मैं उन लोगों के साथ भी करती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मेरी जो पेंटिंग सेलेक्ट हुई है उस पर अगर आप लोग देखेंगे तो उससे आइडिया होगा कि मैंने उसमें मुख्तलिफ ममालिक के मोनूमेंट्स बनाए, लेकिन फ्रंट के ऊपर जो अच्छा एक डिस्प्ले किया है उसमें मैंने अपने ही यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के एथलीट्स को बनाया है, उनका कल्चर लिबास और इस तरह से। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों चलते हैं इसमें मेरे अब जो आइडिया। और मेरे ख्याल में यही आपकी पेंटिंग्स की एक मुनफरद बात है कि आप पाकिस्तानी कल्चर को इंटरनेशनल कल्चर जो मुख्तलिफ ममालिक का होता है उसके साथ मिक्स करती हैं। एनीवेज हरमीत, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे सानिया से? जी सानिया, मैं अगर हम देखें तो हर इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी कलाएं होती हैं अंदर। जब आपके अंदर एक आर्टिस्ट होता है, लेकिन उस आर्टिस्ट अपने उस आर्ट को निखारने के लिए उस्ताद की कितनी जरूरत होती है?
बहुत ज़्यादा। और मैं अपने डिपार्टमेंट का, अपनी यूनिवर्सिटी का बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि शुरुआत जब हमें वहाँ पे हुई थी तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि हम जो भी काम करते थे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता था। उस वक्त बहुत मायूसी होती थी कि क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। बेसिकली वो हमें निखार रहे थे, वो हमें पॉलिश कर रहे थे। तो उस्ताद का जो काम है वो डेफिनेटली मैं उसको सबसे ज़्यादा हाईली अप्रिशिएट करूँगी कि आज जो भी कुछ हूँ उन लोगों की वजह से हूँ। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सानिया, एक और चीज़, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी पेंटिंग्स में मुख्तलिफ कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम देखें तो जो पेंटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जब पेंटिंग्स बनाते हैं तो स्पेशली कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। सो आपका सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? कल्चर्स तो आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट सब्जेक्ट क्या होता है आपकी पेंटिंग्स का? मैम एक्चुअली शुरू के अंदर पहले मैं जो पाकिस्तान में किस तरह से वेडिंग सेरेमनीज होती हैं उनका और रिलेशन किस तरह से होता है, मेरी पेंटिंग में बेस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ज़्यादा होती थी। और मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाने में बहुत अच्छा लगता है कि डायरेक्ट भी ना हो कोई आपका टॉपिक और इनडायरेक्टली आप उस पेंटिंग में थोड़ी देर के लिए खो जाएं। तो जो मेरा अपना पर्सनल वर्क है वो सारा इसी तरह से, और उसके अंदर कम्प्लीटली मैं अपने हमारे यहाँ के जो कलर्स हैं वेडिंग सेरेमनी के और उससे रिलेटेड काम करती हूँ। लेकिन जो जितनी भी मैंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की है वहाँ से मुझे थीम मिलती है। वो लोग हमें एक टॉपिक देते हैं कि आपको इस टॉपिक पे पेंटिंग बनानी है, और उस टॉपिक पे जो भी उतरता है पूरा आर्टिस्ट, फिर वो लोग उन्हीं आर्टिस्टों को सिलेक्ट करते हैं जो उनकी थीम से रिलेट कर रही होती है। तो फिर जो मेरी बाकी पेंटिंग्स आगे चली हैं उनमें मुख्तलिफ उसमें ज़्यादातर नेचर है, नेचर से रिलेटेड मैंने पेंटिंग्स बनाई है। ठीक है। तो और उस नेचर में भी मैंने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं मैं हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इस तरह के मुख्तलिफ जो शोबे हैं पाकिस्तान के उनको नुमाया कर सकूँ। अच्छा सानिया, यहाँ पर एक और, जिस तरह आपने कहा कि लोग मुख्तलिफ थीम दिए जाते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट दिए जाते हैं, अगर आप आराम से बैठी हैं और कोई थीम कोई सब्जेक्ट कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं है, लेकिन आपका दिल कर रहा है कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं, तो ज्यादा दिल किस तरह किसकी पेंटिंग की तरफ आपका जाता है कि भैया ये बनाओ तो मजे अंदर से सुकून आ जाएगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ग्रीनरी और नेचर और मतलब स्काई, इस तरह की जो मतलब फ्रेशनेस जिससे आपको फीलिंग आती है, फ्रेशनेस फीलिंग, उस पर ज़्यादा मेरी तवज्जो होती है कि मैं बहुत अच्छा सा कोई बहुत ज़बरदस्त सा एक ऐसा ट्री बनाऊं जिसके अंदर बहुत ग्रीनरी फील हो रही हो, या स्काई में कुछ परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हो, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। सही हो गया। अच्छा सानिया, ये बताएं कि अभी तक आपने सबसे महंगी जो अपनी पेंटिंग थी वो कितनी अमाउंट में फ़रोख्त की? तकरीबन जो मेरी सबसे बिग पेंटिंग है मैंने फ़रोख्त तो नहीं की, लेकिन वो बेसिकली चाइना ने नेशनल म्यूज़ियम में जब ली थी तो उन्होंने मुझे अवार्ड किया था और तकरीबन 20,000 US डॉलर मिले थे। बहुत ज़बरदस्त, $20,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बहुत तो बड़ी इंस्पिरेशन है, आप बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच आपने वैसे बताने में। लेकिन मैं थोड़ा जज कर रही थी। मतलब ये मेरा बिग अमाउंट था, यानी उसके बाद तो फिर फर्दर टाइम बाय टाइम सेलिंग भी होती है, पाकिस्तान में भी हुई है आर्ट वर्क सेल, तो वो डिपेंड करता है हम किस कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर आपको अमाउंट मिलता है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सानिया, आपने अपनी जो इंस्पिरेशनल एंड स्टोरी थी वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, हमारे साथ शेयर की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, PSL 7 के हाई वोल्टेज मुकाबले जारी हैं। कल के मैच को देखें तो मुल्तान सुल्तान्स ने मुसलसल चौथी फतह अपने नाम की और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। इरफान ज़हीर हमारे साथ उस वक्त शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इरफान, वेलकम टू आवर शो। आपकी प्रेडिक्शन अभी तक तो सही साबित हो रही है, मुल्तान सुल्तान इज ऑन द टॉप। शुक्र है ये तो ताना आ जाना कि प्रेडिक्शन आपकी ठीक साबित नहीं हुई। नहीं, मतलब मुल्तान सुल्तान ने एक चीज तो कम से कम साबित की, और वो ये है कि मोहम्मद रिजवान 2 मैचों में अच्छे स्कोर नहीं कर सका, लेकिन पीछे स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मैच विनिंग टोटल भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बॉलिंग में भी उन्होंने जैसे किया, डेविड विली ने जिस तरह से रन रोके आखिरी मतलब मैच में, आखिरी से पहले मैच में, वो भी है। तो बड़ी स्ट्रेंथ दोनों साइड की। तीसरा क्रेडिट भी रोसफ देना पड़ेगा जो फील्डिंग, 2 मैच तो उन्होंने प्योरली फील्डिंग से जीते, कल वाला भी और सेकंड लास्ट मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर से भी जीता। और जिस तरह वो 6 होने जा रहा था, टिम डेविड ने जिस तरह बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ा, फिर वापस फेंका, फिर जाके कैच किया। कल भी एक बाउंड्री के ऊपर विली ने जो कैच पकड़ा आजम खान का,
वो ऑलमोस्ट 6 था, उसने पकड़ के दूसरे फील्डर की तरफ थ्रो की, उसने कैच पकड़ा। तो हमें ये नजर आया कि फील्डिंग से भी मैच जीते जा सकते हैं, जो कि इन्होंने प्रूव किया। अच्छा, थोड़ा सा जरा कराची किंग की तरफ चले जाएं कि कप्तान बनाया गया, कप्तान साहब को, बाबर आजम को, और बाबर आजम की अपनी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और कराची किंग भी बिल्कुल ही बैठा हुआ है इस वक्त। तो इनका क्या यही हाल रहना या कोई बेहतरी की? मैं सिर्फ उससे पहले मुल्तान सुल्तान की एक बात कहना चाहूंगा। T20 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मेरी नजर में रखती है वो आपका कॉम्बिनेशन है और टीम का जेलिन होना है। मुल्तान सुल्तान को मैंने इसीलिए फेवरेट बोला था शुरू में भी, क्योंकि ये वाई टीम नजर आ रही थी जिसके 90-95% प्लेयर वही थे लड़के जो लास्ट PSL के अंदर थे। तो उनका कॉम्बिनेशन एक बड़ा अच्छा डेवलप हुआ था, विनिंग नोट पे जहाँ पे उन्होंने एंड किया था वहां से आज इस टूर्नामेंट को भी उन्होंने स्टार्ट किया। जहाँ तक कराची किंग्स की आप बात करें तो बाबर आजम पे सब हमने पूरा PSL किया था लास्ट ईयर। बिल्कुल, आपको याद है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन गेटर थे, बेस्ट बैट्समैन भी थे बाबर आजम, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज बाबर आजम को किया था। किस रीजन से किया था कि बाबर आजम सिर्फ अपना इंडिविजुअल स्कोर कर रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे। और आपने देखा कि उसमें कराची किंग्स को नुकसान हुआ, उनका स्ट्राइक रेट हमने देखा 100 से कभी ऊपर नहीं गया, 100, 105 या 10 तक। T20 क्रिकेट के अंदर वही टीमें जीतेंगी जिनके अंदर हम इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। इम्पैक्ट प्लेयर आपको पता है कि हमेशा नहीं चलता, जब चलता है वो टीम को सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाता है। जैसे टिम डेविड की इनिंग्स थी, उसने 62 रन स्कोर किए 29 बॉल्स के ऊपर। शान मसूद की इनिंग्स थी, 42 पे 85 किया। मैं शान मसूद की तरफ भी बाद में मेरा इरादा था आने का। फखर की बात करें कि जिस तरह की उसने 42 गेंदों पे सेंचुरी की, तो जब तक इस तरह की इनिंग्स आप नहीं खेलेंगे आपकी टीम नहीं जीत सकती। और कराची किंग्स की हार की जो सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है, उनकी बॉलिंग भी वीक नजर आ रही है। क्रिस जॉर्डन उनको ज्वाइन कर लेंगे अब, जो उनकी टीम का पार्ट नहीं थे। मोहम्मद आमिर का वेट किया जा रहा है, अभी तक मेरी कल भी उनसे बात हुई, अभी भी वो फुली रिकवर नहीं की अब, क्योंकि वो एक टीम का बड़ा इंटीग्रल पार्ट थे। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी और जिस सीजन में वो जीते थे, आमिर की उस सीजन के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो ये मुझे लगता है कि बॉलिंग उनको ज्यादा हैम्पर कर रही है। बट बाबर आजम का भी मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि वो फ्लो में नजर नहीं आ रहे, जिस तरह वो खेलते हैं, फंसी हुई इनिंग्स जिसे कहते हैं ना, वो खेल रहे हैं। हाँ, नहीं, बहुत वो मतलब ये है कि थोड़ा सा सॉलिड बेस देने की कोशिश में बिल्कुल रन रेट भी नीचे और फिर सामने भी खड़ा कोई नहीं हो पा रहा। मतलब जिस तरीके से देखे, शर्जील ने एक आध इनिंग अच्छी खेली है, अच्छी खेली शर्जील ने। हाँ। लेकिन ये कि सिंगल हैंडली तो मुश्किल हो जाता है, साथ में किसी न किसी को शीट एंकर रोल प्ले करना पड़ता है, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली कोई साथ नहीं दे रहा। ठीक है जी हरमीत। अच्छा पाजी, मैं तो थोड़ी मुल्तान की तरफ जाऊंगा। हम मुल्तान अगर हम देखें पाजी, रिजवान चलो नाकामी भी सही, लेकिन उसके बावजूद उसकी कप्तानी को आप कैसे देखते हैं? और साथ साथ ये बताएंगे कि जो हिकमत अमली बनाई गई है एंडी फ्लोर की जानिब से, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि किस तरह हम पहले वही, मैं जब रिजवान आउट हो जाता तो मुल्तान सुल्तान पूरा की पूरी टीम आउट हो जाती थी, अब हालात बदले नजर आ रहे हैं, तो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे ज्यादा? सबसे ज्यादा कैप्टन को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वही टीम को लड़ाता है मैदान के अंदर, और उनके कोच को। एंडी फ्लावर भी बहुत सीजन कोच हैं, और लास्ट ईयर मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कुछ अपनी प्लानिंग के बारे से बताया। और ये जब इस तरह का सॉलिड कोच हो और इसी तरह का इनोवेशन वाला कैप्टन हो, तो कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बन जाता है। रिजवान, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तानी सर्किट के अंदर सबसे बेस्ट कैप्टन है, और उनकी अच्छी चीज हमने देखी कि तमाम प्लेयर्स को जो जहाँ फील्डिंग डिमांड करता है उनको दी जाती है। अगर कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है तो वो उनके चेहरे पे कोई शक्ल नहीं देखते हम, वो उसको इनकरेज करते हैं। जबकि बाकी तमाम हमने फ्रस्ट्रेशन बाबर आजम के फेस पे भी देखी, सरफराज के फेस पे भी देखी, शहीन अफरीदी के फेस पे भी देखी। तो हमने अपने जो सर्किट के अंदर कैप्टन है उन सब में से ज्यादा मैच्योर और जितना प्रोग्रेसिव कैप्टन हमने देखे। और हमने एक बड़ी रिजवान से कल क्वेश्चन पूछा भी गया कि आपने जो टिम डेविड को मिड विकेट के ऊपर अपॉइंट किया था या विली को उधर आपने खड़ा रखा था, बाउंड्री की इसके ऊपर लॉजिक थी? उन्होंने कहा यस, मेरे माइंड में था कि बाउंड्री के ऊपर लंबी हाइट वाले प्लेयर होने चाहिए। अगर आपका इतना माइन्यूट किस्म की थिंकिंग वाला कैप्टन है तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए बड़ा खुशाइन साइन है। और मेरा मानना ये है कि अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो रिजवान बाबर आजम को ये वाहिद बंदा है जो रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, दो टीमों की तरफ और आ जाए, मतलब एक तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ कि अभी तक तो उनकी परफॉर्मेंस भी को बहुत अच्छी नहीं जा रही, लेकिन अब उनके 2 प्लेयर्स और ऐड होने जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस उसकी बुनियाद के ऊपर क्या बेहतर हो जाएगी? और दूसरे लाहौर के बारे में भी जरा हो कि लाहौर ने एक मैच बेहतर खेला, एक मैच जीत लिया और अच्छे तरीके से जीता, तो क्या लाहौर की परफॉर्मेंस भी आगे चल के बेहतर नजर आती है? पहले कोयटा की अगर बात करें तो कोयटा का मुझे कॉम्बिनेशन मुल्तान के बाद सबसे जबरदस्त अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब असल में जब भी ड्राफ्टिंग होती है, होता क्या है कि आप इसी को कंपैरिजन में रखते हो कि क्या क्या प्लेयर की किस जगह पे सूट इन करता है। इनके जैसे विंस की बात करें, वो ज्वाइन कर रहे हैं, और जेसन रॉय कर रहे हैं जो बहुत लिथल है T20 और ODI के अंदर, वो ज्वाइन कर रहे हैं।
इन दोनों से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर शायद अफरीदी उनके स्पिनिंग डिपार्टमेंट को एनहांस करेंगे, वो भी उनका भी कल सेकंड टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, तो वो भी मोस्ट लाइकली टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जब 3 प्लेयर आएंगे, अभी उमर अकमल डगआउट के अंदर है, तो ये जब 3-4 प्लेयर आपकी टीम के अंदर ऐड ऑन होंगे, तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान के बाद जो सेकंड बेस्ट टीम आपको नजर आएगी एज ए कॉम्बिनेशन वाइज, वो कोयटा ग्लैडिएटर है। यानी कि नेक्स्ट प्रेडिक्शन आपकी कोयटा की। कोयटा अच्छा। इरफान, एक और चीज इरफान, अगर हम देखें तो आज हजरतुल्लाह जलज़ई भी जो है पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करेंगे, एक तरफ फखर इमाम, दूसरी तरफ हजरतुल्लाह, तो कैसे देखते हैं ये कॉम्बिनेशन? क्विक आंसर जी, उसमें आज इनका मैच है और दोनों ही बड़े आउटस्टैंडिंग है। फखर ने अपनी जो शॉट्स डेवलप कर रही है हर तरह खेलने की, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। हजरतुल्लाह जलज़ई को हमने देखा कि बहुत अच्छे पावर हिटर है, बट एक तरह की शॉट करते तमाम मिड विकेट या लेग साइड के ऊपर, उन पे वर्किंग अब तमाम बॉलिंग टीम ने कर ली होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि जलज़ई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इस सीजन में होंगे, लास्ट में तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। और लाहौर की आपने रौसा पूछा था, टीम के अंदर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 1-2 प्लेयर और ऐड हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा फेवरेट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर शो में मौजूद होंगे। नेक्स्ट प्रेडिक्शन जनाब अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से किया इरफान ने, लेट्स सी ये किस हद तक ठीक साबित होती है। वैसे आपकी पहली प्रेडिक्शंस भी ठीक थी, तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक ही होगी। एनीवेज व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।